हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट एग्जाम की जो प्रैक्टिस सेट है उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को शूट कर रहे हैं। आज की वीडियो में पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के आप लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे। 100 प्रश्नों के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगी आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं कि जो पर्यावरण शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। आपको सर्वप्रथम बता दें, जो पर्यावरण है इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं और जो इन्वायरमेंट इंग्लिश का इन्वायरमेंट शब्द है वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना हुआ है। तो याद रखेंगे पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। और इन्वायरनर का मतलब क्या होता है, कई बार ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो आपको बता दें, जो इन्वायरनर शब्द होता है जिससे इन्वायरमेंट शब्द की निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा इन्वायरनर शब्द का मतलब होता है पड़ोस या उसके चारों तरफ। ये बात याद रखेंगे, पड़ोस होता है या चारों तरफ होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। याद रखेंगे इकोसिस्टम को हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं। जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखेंगे जो एजी टांसले हैं। याद रखेंगे एजी टांसले या इनका पूरा नाम है आर्थर जॉर्ज टांसले। याद रखेंगे इन्होंने 1935 में, कब दोस्तों, याद रखेंगे 1935 में इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे जैव मंडल का मतलब जीव मंडल का, अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है मतलब कि जैविक होगा। याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, जैविक होगा। और जैविक उसे बोलिएगा जिसमें जीवन पाया जा रहा हो। याद रखेंगे जीवन पाया जा रहा हो। अब देखिएगा प्रोटीन होता है कि मृदा होता है कि कवक होता है कि फास्फोरस होता है, क्या होता है यही आपको बताना है। याद रखेंगे प्रोटीन भी आपका जो होता है इसमें जीवन नहीं पाया जाता, मृदा में भी नहीं पाया जाता, फास्फोरस में भी नहीं पाया जाता, कवक में पाया जाता है। ये बात को याद रखेंगे। कवक एक जैविक घटक है क्योंकि यह जीवित जीव होता है, यह अपघटक का रूप होता है। और याद रखेंगे जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, ये सभी क्या है, अजैविक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप बताइएगा। सर्वप्रथम उससे पहले बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में है और एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये बहुत याद रखेंगे। जो आज की वीडियो के 100 प्रश्न को आप देखिएगा, 100 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि कई बार रिपीट हुए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो काफी अच्छे लेवल के हैं। इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आप लोग कवर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि ओजोन परत जो होती है, याद रखेंगे इसकी मोटाई मापने की इकाई क्या होती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत जो होती है ना, याद रखेंगे जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह डाप्सन इकाई में मापते हैं। किसमें दोस्तों, याद रखेंगे डाप्सन इकाई में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से बना हुआ है। कई बार आपको बता दें ओजोन परत जो होती है समताप मंडल का हिस्सा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार ये चीज आपके एग्जाम में बन चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली बार 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन किया गया। याद रखेंगे तभी से विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष के 5 जून को मनाया जाता है। बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम होता है। जो आपकी वायुमंडल होती है ये 5 परतों में विभाजित की जाती है इसको, और 5 परत में सबसे निचला परत जो होता है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसमें मौसमी संबंधित घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जैसे मौसमी संबंधित घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, कुहरा कुहेसा, सब चीज़ यहीं पे होती हैं। और क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं समताप मंडल, उससे ऊपर जाते हैं मध्य मंडल, उससे ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर बाह्य मंडल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
चलिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कई बार मैंने बता भी दिया है कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थान आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 1973 में। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। यहाँ पे कई पॉइंट यहाँ से बनता है, याद रखेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये बताइएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो याद रखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे 1972 में लागू हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। और यहीं पे आपको एक और बता दें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार पूछ चुका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में लागू हुआ। यहीं से बता दूं, एक पॉइंट और बनता है कि जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ, तो जल प्रदूषण अधिनियम आपके 1974 में लागू हुआ। ये 3-4 पॉइंट हैं, आप इसको याद रखिएगा और इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कई बार बनी हैं और बनने के आसार भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है दोस्तों, यह एक पर्यावरण संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे दोस्तों, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे वो बिल्कुल जानते होंगे। दूध से दही जो बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, यह रासायनिक प्रक्रिया होती है, यह केमिकल चेंजअप होता है। याद रखेंगे, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल परिवर्तन होता है इसमें, ये बात को याद रखेंगे। और दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनती है, इस बात को याद रखेंगे। जो किण्वन प्रक्रिया होती है, याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, ये दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जो आपका संविधान है, याद रखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ भाग अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो रूस के संविधान से, USSR जिसको रूस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, आपको बताना होगा दोस्तों। तो फूलों की घाटी हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सभी आपके कहाँ पे दोस्तों, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं। आगे देखते हैं कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। एक दो बार ये भी प्रश्न बन चुका है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। यह उच्च ऊष्मीमान इसका होता है, बात सही है। यह आपका नीली ज्वाला से जलने वाली गैस होती है, याद रखेंगे, ये नीली है, नीली ज्वाला से जलने वाली गैस होती है। चलिए बात सही है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, आपको बता दें, जो LPG गैस होती है ना, यह जो होती है ना, ये आपका मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। LPG मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, यह मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही आपका सत्य नहीं है, अर्थात ये गलत है, ये असत्य, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और याद रखेंगे, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, जिनसे उनकी मदद हो सके और मेरी भी मदद हो सके। चलिए आज की वीडियो का 15वां प्रश्न हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ओजोन दिवस, याद रखेंगे, ओजोन परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये रोकती नहीं तो व्यक्ति को स्क्रीन कैंसर और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता और एक लेयर होती है। और आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि ओजोन परत कौन सी मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल का हिस्सा है, ये बात को याद रखेंगे। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सी गैस से हानि होती है, तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इस गैस से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यह घर में लगे रेफ्रिजरेटर से उत्सर्जित होती है, निकलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न ए आपका कहा है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो आपका संकटग्रस्त जंतु के नाम से हम इसको दैत्याकार पांडा बोलते हैं दोस्तों, यह कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पे दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और ब्राजील, कहाँ पे, तो चीन में पाया जाता है। आपको बता दें विशालकाय पांडा जो मुख्य रूप से चीन के बांस के जंगलों में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी याद रखेंगे, अपार जनधन की हानि हुई थी, बहुत से लोगों ने नींद में ही अपनी मौत को प्राप्त कर लिए थे और काफ़ी दुखद ये घटना थी। और याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में घटना घटित हुई थी एक फैक्ट्री में, जो MIC गैस के रिसाव के कारण हुई थी। याद रखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस गैस के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में, ये बात को याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है, ये आपको बताना है। तो जो आपका गिर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया या गधों का अभ्यारण्य, दोनों चीज याद रखेंगे। ए गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे ये गुजरात में है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और गुजरात में एक और बनता है गधों का अभ्यारण्य, कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे गधों का जो अभ्यारण्य है ना, ये भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात राज्य में है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो का 19 नंबर प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के कब हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। तो 22 मार्च को, कब दोस्तों, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि आपका ए भी वाला बना है। याद रखेंगे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे ये भी प्रश्न आपका बना है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपका प्रश्न बना है, इस बात को याद रखिएगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपका प्रश्न बना है। तो याद रखेंगे, ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे। आज की वीडियो का 20 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे भरे होते हैं। तो जो पौधे की जो पत्तियां होती है हरी भरी होती है, वह किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होती है, ये आपको बताना है। तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पौधे की कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं, याद रखेंगे इन्हीं के कारण जो पत्तियां होती है पेड़ पौधे की, वो हरी भरी दिखती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। रेड का मतलब खतरा होता है, लाल रंग खतरे का निशान होता है, याद रखेंगे। डाटा का मतलब विवरण होता है, बुक का मतलब जो होता है ना, वो किताब को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे उस किताब के बारे में बताया जा रहा है जिसमें खतरे का विवरण रखा हो, किसके दोस्तों, तो विलुप्ति के करीब गए जीवों के। ये बात को याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न को बता रहा हूँ, याद रखेंगे। आज के वीडियो का जो 100 प्रश्न है ना, बिल्कुल 100 प्रश्नों को आपको अपने माइंड में रट ही लेना है, ये बात को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक देखिएगा और अपना प्यार जताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। याद रखेंगे, मैंने बताया है कि जब आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लोकतंत्र बना भारत, याद रखेंगे, जो अपना देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इससे 2 दिन पहले, कब दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को, कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, जनगण मन अधिनायक जय हो को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है। जो बायोडीजल है ना दोस्तों, याद रखेंगे एक पेड़ होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रतन जोत। याद रखेंगे एक पेड़ का नाम है रतन जोत, या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जेट्रोफा। इसके बीजों से डीजल तैयार किया जाता है, जैविक ईंधन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक पॉइंट और याद रखेंगे, आपसे प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, जैविक ईंधन। तो जैविक ईंधन जेट्रोफा को या रतन जोत इसको बोलते हैं। इसके बीजों से जो क्या तैयार किया जाता है दोस्तों, डीजल तैयार किया जाता है, याद रखेंगे, ईंधन तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है, बहुत बार मैंने बताया, वो डेसिबल होती है। क्या होती है दोस्तों, डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल होती है, इस बात को याद रखेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे हानिकारक होती हैं? आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। तो जो अल्ट्रावायलेट जो सी होती है ना, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, इसको अल्ट्रावायलेट सी के नाम से जानते हैं। यह सबसे अधिक ऊर्जावान और हानिकारक होती है, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि पृथ्वी पर आ नहीं पाती, इसको ओजोन परत क्या कर लेती है दोस्तों, अपने तरफ आकर्षित कर लेती है या सोख लेती है। सबसे हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी में ये होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो आप लोग जानते होंगे टाइटन जो है ना शनि ग्रह का सबसे बड़ा, याद रखेंगे ये किसका है दोस्तों, तो याद रखेंगे शनि ग्रह का। ये बात को याद रखेंगे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखेंगे आपका शनि का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? फूलों की घाटी या इसको अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, इस बात को याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो उत्तराखंड के चमोली में है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताए भी हैं कि जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भूमंडलीय तापन जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो याद रखेंगे, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण होता है ना, वह ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये बात को याद रखेंगे। हरित गृह प्रभाव की जो गैसें होती हैं ना, वो ग्रीन हाउस गैसें उसके लिए प्रभावी होती हैं। तो याद रखेंगे, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और वनों में वृद्धि क्या होती है? तो आपको बता दें, जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आप लोगों को पता है, जो CO2 क्या होती है या ग्रीन हाउस गैस होती है, जिसकी वृद्धि से पृथ्वी का तापमान क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, आपको पता भी है। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से सबसे अधिक सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो जो आपकी सर्वाधिक जैव विविधता शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में पाई जाती है, कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती है, कि आपका शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में पाई जाती है, कि सवाना बायोम में पाई जाती है? आपको बता दें, सबसे सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ साल भर वर्षा और धूप होने के कारण पौधे और जीव की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और पौधे जो होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसी कारण यहाँ पे सदाबहार जो सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, समताप मंडल बिल्कुल नहीं, मध्यमंडल, आयनमंडल नहीं, क्षोभ मंडल जो दोस्तों याद रखेंगे, मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है, याद रखेंगे यहाँ पे मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है ना, यहीं पे घटित होती है। यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया, और जब 2002 में पारित किया गया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था या पारित किया गया था। तो 2002 में 11 दिसंबर सन 2002 को, आपको कई बार बताएं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताइएगा कि स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन आपका याद रखेंगे, यहाँ पे कर बता रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन आपका 2014 में, याद रखेंगे, ये आपके लिए ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? कौन पर्यावरण संरक्षण में कृषि सहायक होती है? तो ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, कौन? तो याद रखेंगे, पर्यावरण स्नेही जो कृषि मानी जाती है उसको हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जैविक खेती से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है, और प्रदूषण पर्यावरण को काफ़ी कम हानि होती है, बिल्कुल ना के बराबर हानि होती है। तो इसलिए पर्यावरण स्नेही कृषि के नाम से जैविक खेती को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों,
34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जो एसिड रेन अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे, ये बात को बताना है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें एसिटिक एसिड होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है कि बोरिक एसिड से होता है, किससे होता है आपको बता दें। जो अम्लीय वर्षा होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड के इसमें मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इसमें सल्फ्यूरिक और क्या दोस्तों, तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और इस कारण इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में अम्लीय वर्षा होती है, इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखते हैं WWF से क्या से है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CO का कार्बन मोनोऑक्साइड। CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखेंगे। N2O का नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये बात को याद रखेंगे। CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बहुत प्रश्न बनते हैं। MIC का मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपको बताना होगा। जो याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में, जो कि एंडीज में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका के एंडीज में। ये आपका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे तिब्बत में इसे सांगपो और भारत में इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे असम के नाम से क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं असम में इसको, ये बात को याद रखेंगे। भारत के असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और तिब्बत की जो सांगपो नदी है ना, याद रखेंगे भारत में किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, तो सबसे जो उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, जैसे शेर और गिद्ध होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो नाइट्रोजन आपका 78% या 78.09%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा होती है दोस्तों 20.95% या इसको 21% नियर अबाउट हम लोग याद रखते हैं। और 0.034% आपका CO2 की मात्रा पाई जाती है और 0.992 या 93% आपकी क्या पाई जाती है दोस्तों, आर्गन की मात्रा पाई जाती है, AR की मात्रा। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे पृथ्वी या पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है ना दोस्तों, वो क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य जो होता है ना, सूर्य की प्रकाश किरणें जो अपार ऊर्जा का ये संग्रहण रखती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक मार्क का संबंध किससे है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो एक मार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। आपको बता दें जो आप एक मार्क देख रहे हैं तो दोस्तों कृषि उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता का मानक चिन्ह होता है। तो आप लोग याद रखेंगे एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। याद रखेंगे किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी को आप देखे होंगे सबसे नीचे उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता में पहला स्थान होता है शाकाहारी का। तो इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, क्या बोलिएगा। तो याद रखेंगे खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका बकरी हो गया, आपका क्या हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब दोस्तों, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अभी आपको बताया 1972 में। याद रखेंगे 1972 में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया और 1972 में लाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दूध की जो शुद्धता होती है ना, वह लैक्टोमीटर से नापते हैं। किससे दोस्तों, याद रखेंगे लैक्टोमीटर से नापते हैं। आर्द्रता किससे नापते हैं, ये बात को बताइएगा। और वायुमंडलीय जो दाब होता है वह किससे नापते हैं। और याद रखेंगे ये भी बताइएगा कि जो आपके शरीर का तापमान होता है वो किससे नापते हैं, सबको याद करके बताइएगा। आगे देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, क्योंकि इनके उपग्रहों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो बृहस्पति होता है यह हमारे सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ पे हुआ है? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा जो छिद्र आप लोग देखते हैं, जिसको हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे बड़ा जो छिद्र होता है वो अंटार्कटिका पर देखने को मिलता है, जो कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है। ये बात को याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम की बहु प्रसिद्ध है और बिहू असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, जो बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह फसल उत्सव पर मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। कब मनाया जाता है पूछते तो फसल उत्सव। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ये आपको बताना है, ये प्रश्न आपका बन चुका है। तो याद रखेंगे, लैपिज का, कि यू आकार की घाटी का, कि वी आकार की घाटी का, कि जलप्रपात का। किसका दोस्तों? तो याद रखेंगे, इसमें से एक स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। याद रखेंगे, पहाड़ों पर हिमानी ग्लेशियर के खिसकने से यू अक्षर के आकार की घाटियां बनती हैं, और इसी का आपका यू आकार की घाटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंध रखता है? तो याद रखेंगे, जो ग्रीन मफलर होता है ना, सड़कों के किनारे कतारबद्ध पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, यह ग्रीन मफलर कहलाता है। और जो ध्वनि को क्या करता है दोस्तों? ध्वनि को अपनी तरफ सोखता है या खींचता है, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। तो ग्रीन मफलर किससे संबंध रखता है? तो दोस्तों ये ध्वनि प्रदूषण से ये मतलब रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की वीडियो का 50 नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? आपको बता दें, जो याद रखेंगे, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला जो आपका सागर है, इसका नाम है भूमध्य सागर। याद रखिएगा, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है ना दोस्तों, याद रखेंगे, वो नीदरलैंड के हेग शहर में है, इस बात को याद रखेंगे, नीदरलैंड के हेग में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, नीदरलैंड के हेग में है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ये आपको बताना है। तो जो ओजोन परत होती है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और मैंने बताया है कि जो आपकी सूर्य पराबैंगनी किरणें, जो आपका ओजोन परत होती है, यह आपके समताप मंडल का हिस्सा है। कौन सी मंडल का दोस्तों? समताप मंडल का। ये बात को याद रखेंगे, जो समताप मंडल का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समताप मंडल का हिस्सा है। और कौन सी स्तर होती है? तो ओजोन स्तर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं, किस चीज़ को सूचित करते हैं, ये बात को आप लोगों को बताना होगा। तो याद रखेंगे, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियाँ एवं पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पौधे को। तो आपको बता दें, फ्लोरा और जो फौना होते हैं ना, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, फ्लोरा वनस्पतियों को, और फौना जो होता है दोस्तों, वह जंतुओं को दर्शाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो पेड़ पौधों व जंतुओं को दोनों परिवर्तित करते हैं। पेड़ पौधों को याद रखेंगे कौन दोस्तों? तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपको बताएं, जो फ्लोरा होता है ये वनस्पतियों को, और यहाँ पे जो आपका फौना होता है ये जंतुओं को सूचित करते हैं। ये जंतुओं के साथ इनका संबंध बनाइएगा, और पेड़ पौधों को फ्लोरा के साथ संबंध बनाइएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा, ये आपको बताएगा। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण वायु है, तालाब है, कि आपका जल है, कि आपका मृदा है, ये क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो याद रखेंगे, 54 नंबर प्रश्न को आप देखेगा, तालाब एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। और जहाँ पे जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाए, वहीं पे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा जो अच्छा एग्जाम्पल होगा वो तालाब होगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन जैविक कारक नहीं है? तो जैविक कारक नहीं मतलब जीवन जिसमें न पाया जाता हो, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर अर्थात पत्थर। तो पत्थर ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता, ये जैविक कारक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे दोस्तों? आपको पता है कि जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं वह कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। आपको बिल्कुल पता है कि अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बिल्कुल मैंने बहुत बार आपको बताया दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट का बिल्कुल आपको याद करके रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, यह वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आपसे एक बार और कहेंगे दोस्तों, विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पे आप नए हैं तो अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, जिससे आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न की। 58 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। चिपको आंदोलन जो पेड़ पौधों को कटने से बचाने जाने वाला आंदोलन था, जो वहां की जनजाति थी, जब कोई भी व्यक्ति पेड़ को काटता था तो वहां की जनजाति उस पेड़ से लिपट जाती थी और उनका कहना था कि पेड़ काटने से पहले हमको काटो। तो याद रखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन था ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड का चमोली जिला का रेणी गांव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कब दोस्तों, तो 1973 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं या इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सुंदरलाल बहुगुणा जो याद रखेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता बोले जाते हैं, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कहाँ पे दोस्तों, तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन होता है इसको इथोलॉजी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं दोस्तों, इथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको बताना है। तो जो समुद्री शैवाल होता है दोस्तों, यह आपका किसका स्रोत होता है, बिल्कुल आपको पता भी है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और याद रखेंगे यहाँ पे लोहा किसका है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो आपका समुद्री शैवाल होता है ना, यह आपका आयोडीन का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो हर साल जो अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है ना, उसको वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे वन्यजीव सप्ताह, याद रखेंगे वृक्षारोपण वाला सप्ताह नहीं दोस्तों, वन्यजीव सप्ताह। जब वृक्ष वाला बात कहेगा दोस्तों ना, तो याद रखेंगे वृक्षारोपण जो सप्ताह होता है वह जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे पूछेगा ना कि वन्यजीव सप्ताह कब मनाते हैं, तो 1 से 7 अक्टूबर को मनाते हैं। कब दोस्तों, तो 1 से 7 अक्टूबर को मनाते हैं वन्यजीव सप्ताह के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों अर्थात पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे द्वारा कौन सी गैस को जो अवशोषित की जाती है, तो वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैसें होती हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्मुक्त कौन सी गैस की जाती है, तो ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे उसको हम लोग अपघटक या मृतक भक्षी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपघटक बोलते हैं या मृतक भक्षी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि तप्त भौम जल, याद रखेंगे भौम जल है ये, याद रखेंगे तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। 64 नंबर प्रश्न ये आपको बताना है, तो याद रखेंगे तप्त भौम जल से आपकी भूतापी ऊर्जा, की सौर ऊर्जा, की नाभिकीय ऊर्जा, की जल विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो तप्त भौम जल से जो आपकी ऊर्जा निकलती है दोस्तों, वह आपका भूतापी ऊर्जा निकलती है। याद रखेंगे जमीन के अंदर के गर्म जल से मिलने वाली ऊर्जा जो होती है इसको भूतापी ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों के ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह घास मैदान है, याद रखेंगे, जिसको हम लोग 16 बोलते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जो मिनीमाता रोग होता है ना, ऐसी मछलियों को खाने से होता है जिन मछलियों में अधिकता होती है कौन से रसायन की या कौन से तत्व की, मारा जो होता है इसका नाम होता है पारा, या तो इसको बोलते हैं मरकरी, या तो इसको बोलते हैं HG। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, ये आपको बताना है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो याद रखेंगे जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था यह नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो इसलिए आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। क्या होगा सही इसमें से, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे जो SO2 होता है ना, इसको पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, या जो जल होता है वो अम्लीय जल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर की हम बात करते हैं प्यारे। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से कि आपका आयरलैंड से। जो आपका विधि का विचार जो आपका संविधान में लिया गया, जो ये आपका छोटा सा अंश है दोस्तों, याद रखेंगे वह विधि का शासन आपका ब्रिटिश संविधान अर्थात आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह ब्रिटिश संविधान के स्रोत से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो चुनाव की तिथियां और अधिसूचना जो जारी करने का कार्य करता है लोकसभा के चुनाव की, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखेंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखेंगे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और याद रखेंगे प्रधानमंत्री PM बनने के लिए जो उम्र हो पूछे तो कितनी साल होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उम्र होती है दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से बनाए जाते हैं तो 25 वर्ष, और यही प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो याद रखेंगे इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष। दोनों आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए आगे चलते हैं, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या बोलते हैं, तो लोकसभा की जो बैठक होती है ना, बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसमें सदस्य या मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सदस्य जो होते हैं ना वह उनके जो के विभागीय मंत्री होते हैं ना, विभागीय मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रश्न बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर में यूपी टेट के प्रश्न बनाए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाए और उसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और याद रखेंगे अगर ये उस तरह का है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो यह क्रम कौन सा होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे ऊर्जा सबसे पहले किससे मिलती है, तो पौधे से मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों उत्पादक। याद रखेंगे उसके बाद उसका अवशोषण कौन करता है, तो जंतु करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। फिर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। तो याद रखेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 73 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपके ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ना, याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसों में आपकी कौन कौन सी गैसें होती है। N2O होता है, आपका CH4 होता है, आपका CO2 होता है, और ये आपका CFC होता है। ये ग्रीन हाउस गैसें होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन चारों को आपको याद रखना होगा। और इनमें से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे भरे होते हैं। आपको मैंने बताया भी है, जो क्लोरोफिल होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन निर्माण की प्रोसेस को पूरी करती है। तो इसी के कारण जो आपके पेड़ पौधे के पौधे होते हैं वो हरे भरे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का 75 नंबर प्रश्न हम देखते हैं और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इसका वैज्ञानिक नाम आसिमम सैक्टम है और इनका नाम क्या है, जिसको आप लोग जड़ी बूटी भी बोलते हैं, घरों में इसकी पूजा भी करते हैं और इनको महारानी के नाम से भी जानते हैं और इनका नाम है दोस्तों क्या है, तुलसी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये औषधि के रूप में भी इनका हम प्रयोग करते हैं, इसकी पत्तियों का। आगे देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या बोलते हैं, ताजा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप बताइएगा। तो जो पीने योग्य पानी होता है दोस्तों, याद रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीने योग्य पानी बोलते हैं। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है, पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या देखते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, भ्रमण पर जाते हैं, तो आपको लिखा होता है पेयजल, याद रखेंगे पीने योग्य जल, इसको हम लोग बोलते हैं पेयजल या इसको बोलते हैं पीने योग्य पानी। चलिए आगे चलते हैं, 77 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 77 नंबर प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुई थी, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2-3 दिसंबर की रात्रि में हुई थी। ये बात को आप लोग याद रखेंगे और ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करेंगे 78 नंबर प्रश्न की। 78 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किन्होंने की है, तो याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन की है। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे कई बार मैंने आपको बताया 1859 में प्रकाशित यह पुस्तक विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और किनकी यह पुस्तक है, याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि मकर रेखा किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे जो मकर रेखा होती है ना वह 23.5 डिग्री, याद रखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और याद रखेंगे 23.5 डिग्री, याद रखेंगे जो 23.5 डिग्री आपका क्या दोस्तों दक्षिणी हो गया, ये आपका उत्तरी हो गया। उत्तरी अक्षांश को क्या बोलिएगा, तो कर्क रेखा बोलिएगा। दोनों को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित होता है, तो याद रखेंगे जो पुष्कर मेला होता है ना वह राजस्थान के अजमेर, याद रखेंगे में प्रसिद्ध ऊंट मेला और ब्रह्मा जी के मंदिर में स्थित है। याद रखेंगे वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि कई बार ये भी प्रश्न आपका इसमें तो नहीं बना है लेकिन काफ़ी चर्चाओं में रहता है कि जो पुष्कर मेला है वह कहाँ लगता है, तो राजस्थान के अजमेर दरगाह जो है वहाँ पर लगता है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, जो आपका राजस्थान का क्या अजमेर, जयपुर, यहाँ पे उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ये आपको याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो ये आपको बताना होगा। तो जो मौलिक कर्तव्य को USSR अर्थात रूस से लिया गया है, आपको बताए भी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 82 नंबर की बात करते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को। किसको दोस्तों, राजेंद्र सिंह को। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष WWF, याद रखेंगे WWF का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है दोस्तों, शेर है, जाट पांडा है, गैंडा है, सफेद भालू है। क्या दोस्तों, पांडा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह जो विशालकाय पांडा को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में है। और इसको पहले हम किस नाम से जानते थे, तो हेली नेशनल पार्क से नाम से जानते थे। ये भी याद रखेंगे। ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जानते थे, या पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे जो IUCN, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है ना, ये रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड डाटा बुक का प्रकाशित करती है ये जो संस्था है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD का फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे ये प्रश्न आपका बन चुका है कि BOD का फुल फॉर्म बताइए, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है कि जो ये परीक्षण होता है किस प्रदूषण के मापन में किया जाता है, तो जल प्रदूषण के मापन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, और जल में O की मात्रा को नापते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं, और यही BOD के परीक्षण में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ना दोस्तों, ये कहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले ये बताइएगा। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपके केरल में है। कहाँ दोस्तों, केरल में। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, ये भी केरल में है। और किसके लिए ये जाना जाता है, ये आपको बताना है, तो जंगली हाथियों के लिए। किसके दोस्तों, याद रखेंगे जंगली हाथियों के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 88 नंबर की बात करते हैं, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो रामसर सम्मेलन है दोस्तों, याद रखेंगे यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे आर्द्र भूमि से संबंधित है, इस बात को याद रखेगा। आगे देखते हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह 1997 में लाया गया था, या क्योटो प्रोटोकॉल की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ओजोन संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, बाघों का संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन। क्या होगा सही है आपको बता दें दोस्तों। तो याद रखेंगे जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य था। ये बात को याद रखेंगे, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आज की वीडियो का 90 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किनको बोला जाता है या किनको माना जाता है, ये बात को बताइएगा। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के बारे में बात करें तो याद रखेंगे रामदेव मिश्रा को। किनको दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पराबैंगनी किरणों को सोखने, याद रखेंगे पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने वाली जो परत होती है वो ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है, तो याद रखेंगे इसका नाम होता है दोस्तों समताप मंडल। याद रखेंगे, या इसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल, या इसको सॉरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, या हिंदी में इसको समताप मंडल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है या इसका मुख्य कारण क्या होता है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे जो फ्लाई ऐश जो आपका प्रदूषण होता है दोस्तों, ये कोयले के जलने से निकलने वाली जो बारीक राख होती है ना, इसी को फ्लाई ऐश बोलते हैं, और यह ताप विद्युत संयंत्रों से होती है। इसका उत्सर्जन कहाँ से दोस्तों, ताप विद्युत संयंत्रों से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको जीरोफाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मरुस्थली पौधों को क्या बोलते हैं, जीरोफाइटस बोलते हैं, या इसको मरुभिद बोलते हैं। याद रखेंगे जैसे नागफनी, नागफनी को क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मरुभिद के नाम से भी जानते हैं, हिंदी नाम मरुभिद होता है। चलिए आगे देखते हैं, जो आपका है दोस्तों कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों। याद रखेंगे जो आपका कार्टेजना प्रोटोकॉल है या किससे संबंध रखता है, ये आपको बताना है, तो जैव सुरक्षा से। किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे या जैव सुरक्षा से, याद रखेंगे बायो सेफ्टी से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन द्वारा, याद रखेंगे लिंडमैन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण नियम दिया गया था, 10% ऊर्जा का नियम दिया गया था। और इन्होंने बताया था कि एक जीव से दूसरे जीव अगर इसका उत्सर्जन अवशोषण करता है, अगर मान लीजिए कोई जीव एक दूसरे जीव को खाता है तो इससे इसके अंदर केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, 90% ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों, हानि हो जाती है, इसकी लेस हो जाता है। और आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का
प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, जो अगर प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, शेर हो गया, गाय, सांप, मोर, कौन होगा? तो याद रखेंगे जो गाय होता है ना, यह शाकाहारी जीव होता है। शाकाहारी जीव जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोले जाते हैं। तो याद रखेंगे आपका गाय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 97 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव, वहां से स्टार्टअप हुआ 1973, सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो याद रखेंगे, आपको बता दूं, जो इंसुलिन होता है ना, यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? प्रोटीन की होती है। याद रखेंगे, प्रोटीन, इसकी प्रवृत्ति प्रोटीन जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वह कहाँ होता है? ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो पौधों में, याद रखेंगे जो जनन कोशिकाओं में परागकण के निर्माण के कारण जो परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो याद रखेंगे कहाँ होता है? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उनके कहाँ पे दोस्तों? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, परागकोश में। किसमें दोस्तों? तो परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। याद रखेंगे, जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कौन से होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी बोलते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको शाकाहारी बोलिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में 100 प्रश्नों को हमने कवर किया। 100 प्रश्नों की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से विदा, देखते रहिए एफसेक एकेडमी। धन्यवाद।